नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेर और शेरनियों, मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो फिर से धमाकेदार तरीके से आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी। अरे भाई, एक तो आप परेशान कर देते हो, सर यूरोप में राष्ट्रवाद कब दे, यूरोप में राष्ट्रवाद कब दे। अरे भाई, मुझे याद है, मैं करा दूंगा, थोड़ा धैर्य रखो, सबर का फल मीठा होता है। तो पर आज आपका जो सबर का फल है वो मीठा है, वो बिल्कुल मीठा होगा। और आज मैं लेकर के आ चुका हूं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। राष्ट्रवाद क्या होता है, भारत के राष्ट्रवाद में मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि भारत के राष्ट्रवाद से हम तुलना करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर 1 शुरू करते हैं। हिस्ट्री कोई नहीं बोलेगा भाई, हिस्ट्री छोड़ दो। जो भी नया भी है आज यहाँ पे हिस्ट्री बोलना छोड़ दो। क्या बोलोगे? हाय स्टोरी से दोस्ती करनी है भैया। पिछली बार मैंने आपको क्या है, भारत की स्टोरी सुनाई थी, आज विश्व की सुनाता हूं। चलो आओ, तुम्हें यूरोप घुमाता हूं। तो चलो भैया, यूरोप में घूमते हैं। तो यूरोप के में राष्ट्रवाद का उदय क्या है, ये मामला उसको समझने की जरूरत है। देखो, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो यूरोप है ना, यूरोप क्या है, राजाओं के बीच में फंसा हुआ है। यूरोप में जो दिक्कत हो रही है ना, वो राजाओं ने कर रखी है। उनको किसी बाहर के शासन से परेशानी नहीं है, वहां पे कोई बाहर का देश आकर के राज नहीं कर रहा है, ये यूरोप वाले सारी जगह राज कर रहे हैं, तो ये राजाओं से परेशानी है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद का उदय होगा, राष्ट्रवाद की शुरुआत होगी, वो क्यों होगी? निरंकुश राजाओं को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए? निरंकुश राजाओं को हटाने के लिए। जो निरंकुश का मतलब क्या होता है? जिसपे अंकुश नहीं होता, ठीक है, जिसमें अंकुश नहीं होता। भाई जैसे मैं एक घोड़े को लेकर के जा रहा हूं, घोड़ा रुक नहीं रहा, अंकुश नहीं, मेरा कंट्रोल नहीं है उस पर। जैसे कि हमारा मन पे भी कंट्रोल नहीं होता, हम बीमार भी हो जाते हैं पर फिर भी कहते हैं आज तो बर्गर खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा। निरंकुश हो जाता है, कंट्रोल किसी का नहीं होता। तो ऐसे निरंकुश राजाओं को हटाने के लिए क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना पैदा करी जाती है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय जो शब्द है ना, सबसे पहली बात तो पहले राष्ट्र का कोई मतलब जानता ही नहीं था यूरोप में। ये राष्ट्र और राज्य, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार में इस चैप्टर में आएगा। शुरुआत में समझा देता हूं है क्या ये एक्चुअल में राष्ट्र राज्य। राष्ट्र और राज्य का मतलब होता है सामूहिक संस्कृति, सामूहिक संस्कृति, अपनेपन का भाव। शुरुआत ही मैंने भारत के राष्ट्रवाद से फिर से कर दी। क्या? अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव होना चाहिए, एक सामूहिक संस्कृति होनी चाहिए, एक भाषा, एक तरीके का विचारधारा, एक तरीके की पोशाक, एक तरीके के कपड़े, एक तरीके का विचार, ये सब क्या है? सामूहिक संस्कृति होनी चाहिए। और सामूहिक संस्कृति से क्या है? राष्ट्र और राज्य बनते हैं। तो जब तक यहाँ पे क्रांतियां नहीं हो रही है, रिवॉल्यूशन क्या है, समाज को बदलते हैं, तो जब तक क्रांतियां नहीं हो रही है तो यहाँ पे किसी को राष्ट्र से प्रेम नहीं है, यहाँ पे प्रेम राजा से है। हमारे राजा जी महान है, जय जयकार करो राजा जी की। तो ये जो हो रहा है, ये राजा के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्र को नहीं समझ पा रहे हैं। वो राजा के प्रति क्या है, अपना जो पूरा है समर्पण है वो लगा रहे हैं। समर्पण का भाव जो है वो पूरा क्या है, राजा के प्रति है। पर ये राष्ट्रवाद की जो आग है यूरोप में, वो कहां से लगती है? वो चिंगारी कौन लगाता है? वो चिंगारी जो लगती है वो लगती है फ्रांसीसी क्रांति से। वो जो चिंगारी है वो लगती है फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति आप लोगों ने 9th में पढ़ी होगी, पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति। और नहीं पढ़ी तो जब मैं 9th में पढ़ाऊं तो पढ़िएगा। फ्रांसीसी क्रांति मतलब पूरी दुनिया में क्या है, एक मिसाल बनकर के खड़ी होती है और यूरोप को तो बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावित करती है। और ये फ्रांस की क्रांति ही है। जो ड्यूक मेटरनिक है, इनका आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा ड्यूक मेटरनिक का। वो कहते हैं कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब क्या है? मतलब ये कि जब कुछ फ्रांस में कुछ गतिविधि हो रही है ना, तो उसका प्रभाव क्या है, पूरे यूरोप पे पड़ता है। जितने भी साम्राज्य हैं वहां के, ऑस्ट्रिया, पर्शिया जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ये जो सब है, इनका क्या है, प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ता है। तो फ्रांसीसी क्रांति, अगर फ्रांस में कुछ होता है तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे तो नहीं, पर यूरोप पे तो पड़ता है। पर दुनिया पे भी पड़ा है। इसमें से यहाँ पे 3 ऐसे शब्द निकल के आए, वो 3 शब्द कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ने अपनाए और भारत ने भी उन शब्दों को क्या है, अपने आप में मिलाया है। वो 3 शब्द कौन से हैं? स्वतंत्रता, कि भाई आजादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता क्या हो, हमारे पास होनी चाहिए। फ्रीडम लोगों को मिलनी चाहिए। जब तक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक क्या होगा, काम नहीं होगा। स्वतंत्रता, समानता, इक्वलिटी हमारे पास होनी चाहिए और बंधुत्व का भाव होना चाहिए। ठीक है।
तो क्या है कि स्वतंत्रता, आजादी हो, समानता हो और बंधुत्व और भाईचारे का भाव हो, ये सभी क्या है हमारे आज संविधान में भी जोड़े गए हैं, हमारे संविधान में भी है और हमारे क्या राष्ट्रीय आंदोलन में भी ये बात बनी है कि सब में बंधुत्व का भाव हो, जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करें, समानता हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, स्वतंत्रता आजादी के लिए हम लोग क्या है फ्रीडम लड़ रहे हैं। तो ये क्या है पूरा जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है उसकी जो शुरुआत होता है, जो सेंटर है वो क्या है फ्रांस है। अब इस फ्रांस की क्रांति में क्या हो रहा है कि जो क्रांति शुरू हो रही है एक बहुत बड़ी दुख की विडंबना है, विडंबना की बात है। फ्रांस बार बार में क्रांति कर रहा है कि लोकतंत्र आ जाए लोकतंत्र लाने के लिए क्रांति कर रहा है, पर हो क्या रहा है, वो राजा को हटाता है फिर दूसरा राजा बन जाता है, फिर वो राजा को हटाता है फिर दूसरा राजा बन जाता है। तो इसमें हम लोग 2-3 लोगों के बारे में पढ़ेंगे। एक हमें पढ़ना है रोबिस्पियर के बारे में, एक हमें पढ़ना है नेपोलियन के बारे में। भैया नेपोलियन, रोबिस्पियर, ये बहुत गजब की शख्सियत है। पर देखो मैं सिर्फ और सिर्फ आज की इस लेक्चर से आपको एक बात समझ में आएगी, जब जनता के ऊपर अगर शासन हावी हो जाता है, जब जनता के ऊपर क्या है शासन हावी होने लग जाता है, तो वो दिन है, वो समय है कि एक दिन जनता उसे उखाड़ कर फेंक देगी, एक दिन जनता उसे उखाड़ करके फेंक देगी। और नेपोलियन ऐसा इंसान है, मतलब मैं एक बात कहता हूं, मैं नेपोलियन की हर बात को समर्थन नहीं करता हूं, पर नेपोलियन की जो विचार है वो एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी इंसान है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं यूरोप को पूरा जीत लूंगा, और वो जीतने की कोशिश करता है, लगा पड़ा है यूरोप में, रशिया तक के नाक में दम कर देता है। अगर वो किसी को नहीं हरा पाता ना तो ब्रिटेन को नहीं हरा पाता। बाकी पूरे यूरोप में अकेला, भैया इतनी सी हाइट है, 5 फुट 2 इंच की हाइट उसकी, गजब का उसमें मतलब जो विश्वास है ना, उसका विश्वास सच में काबिल तारीफ है। उसकी संकल्प शक्ति के बारे में अगर आप कभी पढ़ोगे ना, गजब की संकल्प शक्ति है, मैं ऐसा कर जाऊंगा। उसमें बिल्कुल विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ क्या है वो काम कर रहा है, वो कहीं अटक नहीं रहा, वो कहीं रुक नहीं रहा, ना वो थक रहा है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और मतलब जब वो हार कर भी उसे जेल में भी भेज दिया जाता है ना, तो भी वो 10 महीने का छूट करके आता है, और लोगों के बीच में उसकी इतनी पॉपुलैरिटी रहती है, क्या करता है वो, उसके जाते ही लोग फिर से उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो जो नेपोलियन है ना, नेपोलियन बहुत महत्वाकांक्षी इंसान है, नेपोलियन के विचार है वो सच में बहुत बढ़िया है, पर बस उसने थोड़ा सा क्या है वो भी निरंकुश होने लगा, और जब निरंकुश होने लग जाता है, जब उसमें आत्मविश्वास को ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा उसको नुकसान देता है। वो सभी आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे। पर जो शुरुआत जो हमारी होती है वो फ्रांसीसी क्रांति से होती है, और फ्रांसीसी क्रांति से पहले अगर भैया अगर ये वाला डायग्राम, ये वाला चित्र अगर मैं आपको नहीं समझाऊं ना तो बहुत बड़ा अन्याय होगा ये वाला चित्र नहीं समझाऊं ना तो सच में बहुत बड़ा वाला अन्याय होगा। इस चित्र को देख लीजिए भैया, ये चित्र है ना, सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कल्पना है। कल्पना में हम बहुत कुछ देखते हैं, भाई मेरे भी सपने हैं, मैं ऐसा होऊंगा, मेरा एक बड़ा सा बंगला होगा, एक बढ़िया गाड़ी होगी, ये कल्पना है मेरी। इस तरीके की कल्पना का मैंने क्या करा, एक चित्र बना दिया, एक डायग्राम मैंने बना दिया। तो जो डायग्राम मैंने बनाया ना, वो डायग्राम, ये जो डायग्राम बनाने वाला इंसान है वो कौन है, फ्रेडरिक सोरियू नाम है उसका। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, जिसमें से आप एक ये देख सकते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियू ने क्या है ये बनाई है, आपके अबे वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि 1848 में इस चित्र को किसने बनाया, फ्रेडरिक सोरियू, जो फ्रांसीसी कलाकार है वो उन्होंने बनाया। अब इस चित्र को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से आपको इसको समझना है। 1848 में बनाने का मतलब क्या है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी है, 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी है। उसके बाद फ्रेडरिक सोरियू चित्र बना रहे हैं, और यहां पे जो उनका कल्पना है वो क्या है कि राष्ट्र राज्य, जितने भी यूरोप के जो हैं वो सब राष्ट्र राज्य बने, मतलब सामूहिक संस्कृति वाले देश बने, राजाओं का जो राज है वो खत्म हो, और संविधान की जो बात है वो शुरुआत हो। यहां पे देखो अब इनका क्या है, एक बिल्कुल सपनों का संसार है, ऐसा सपनों का संसार जहां पे जनतांत्रिक, जनतांत्रिक का मतलब क्या है, ये कोई तंत्र विद्या नहीं है जनतांत्रिक का मतलब, जन मतलब जनता, और तांत्रिक मतलब उनका सिस्टम, जनता का सिस्टम, जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। हम पहले सत्ता की साझेदारी में सबसे पहले जब मैं आया था मैंने यही पढ़ाया था आप लोगों को। तो जनतंत्र क्या चाहिए, लोकतंत्र वाला देश हो, ठीक है, और सामाजिक गणतंत्र, और सामाजिक गणतंत्र जब सभी भाईचारे के साथ मिलजुल करके रहे। तो एक ऐसा सपना उसने सजाया फ्रेडरिक सोरियू ने इस चित्र में कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र वाला देश बने। ज्ञानोदय की मसाल को पहचाना सकते हैं, और उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। अब ये देखिए, ये जो आपको देवी दिख रही है, इस देवी के 2 हाथ हैं, सबके 2 ही होते हैं, इसमें चौंकने वाली बात नहीं। ये इसके जो ये आला हाथ है, इसमें ज्ञानोदय की मशाल है, ज्ञानोदय, ज्ञान का उदय हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही, जागृति आ रही है। क्यों भाई ऐसा काम क्यों करें, क्यों हम राजा के अंडर में दब करके रहें, हमें राजा के अंडर में नहीं दबना है, हमें क्या करना है, हमें आगे निकलना है। अब हमें आजाद होना है, राष्ट्र राज्य की परिकल्पना हमें करनी है। और जो दूसरा आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे ये क्या है,
इनके हाथ में क्या है, अधिकारों की बात है, जो अधिकारों का घोषणा पत्र है कि क्या हो, सबको बराबर के अधिकार दिए जाए, किसी में कोई भेद ना हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरे यूरोप में और फ्रांस में क्या है, एक जो वर्ग के हिसाब से क्रम चल रहा था, सबसे ऊपर पादरी जो कुलीन वर्ग है, फिर एक आम सभा आम लोगों का वर्ग है। इन तीन वर्गों में लोग बटे हुए हैं, पादरी, कुलीन और आम वर्गों में। ये जो लोग बटे हुए हैं ना, इनमें क्या है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। जो तीसरा जो लोग है, आम लोगों का, आम समाज का लोग है, उनमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है। तो उनके लिए, सबके लिए क्या हो, बराबर अधिकारों के घोषणा पत्र की बात हो रही है। जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष, ये देखो, ये ध्वस्त अवशेष है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जब बास्तिल के किले की जब हम लोग चर्चा करेंगे, जब उसे खत्म कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाता है, जो उसके ध्वस्त जो अवशेष होते हैं, लोग उसे घरों पे लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमने निरंकुश राजा के शासन को खत्म कर दिया। भविष्य में जब हमारे बच्चे से देखेंगे तो याद करेंगे कि देखो, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ऐसा काम करा था। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, निरंकुश राजाओं की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, उनके महल, किले जो भी थे, उन संस्थाओं के क्या है, ध्वस्त है, जो अवशेष है, जो बाकी हैं। तो लोग क्या है, इन्हें घर पे ले जाकर रखना चाहते हैं। कल्पनादर्श यूटोपिया है। कल्पनादर्श है ऐसा यूटोपिया है। कल्पनादर्श का मतलब क्या है, ऐसा समय, ऐसी सोच हो मेरी जो लगभग असंभव हो। पर असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ संभव हो सकता है। ये चीज आपको संभव होती हुई नजर भी आएगी। काफी जो राष्ट्र राज्य आज के यूरोप को और उस समय के यूरोप को देखोगे, आपको बहुत बड़ा परिवर्तन नजर आएगा। आज सभी यूरोप के देशों में एक राष्ट्र राज्य की परिकल्पना है, वहां पे एक संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है, तो वो बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ है। और ये जो कल्पनादर्श फ्रेडरिक सोरी ने सोची थी, वो एक दिन कहीं ना कहीं सत्य होती हुई नजर आएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, तो स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका है वो बहुत आगे निकल चुके हैं। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, 1789 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हो रही है। उससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, आजाद भी हो चुका है, संविधान भी गठन कर चुका है, सब कुछ कर चुका है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहां अमेरिका में क्या है, क्रांति पहले ही हो जाती है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, जो अमेरिकी क्रांति है, वो पहले ही हो जाती है। परंतु जितना प्रभाव अमेरिकी क्रांति का यूरोप पे नहीं पड़ता है, जितना कि फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया ना, फ्रांस सीख रहा है तब यूरोप को सर्दी जुकाम हो रहा है। क्योंकि एक तो फ्रांस खुद यूरोप का भाग है, और दूसरा फ्रांस की जो गतिविधि आई थी, फ्रांस में क्या करा था, निरंकुश राजा को हटाया गया था। तो निरंकुश राजा को हटाया गया, तो बाकी पूरे यूरोप में भी राजा ही राज कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि अगर जनता ने वहां के राजा को हटा दिया, तो कल को यहाँ की जनता भी प्रेरित होकर के हमें भी हटा सकती है। तो इसलिए क्या है कि जो फ्रांस है ना, वो ज्यादा प्रभावित करता है किसको, पूरे यूरोप को, न कि अमेरिका। अमेरिका में क्रांति पहले हुई है, और अमेरिका को भी जो आजादी मिली है, उसमें जो योगदान है वो फ्रांस का बहुत ज्यादा है। और फ्रांस के लोग अमेरिका से प्रभावित हो रहे हैं। यार देखो, हम लोगों ने तो वहां पे क्या है, लोकतंत्र लेकर के आए हैं। जब वहां पे लोकतंत्र आ गया, तो फिर हम क्यों ये राजा के अंदर में जुल्म को सह रहे हैं, हमें भी राजा को हटाना ही होगा। तो इसमें बोला है कि राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड आगे निकल चुके हैं और राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। उसके बाद जर्मन लोगों की बात आती है। जर्मन है, ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियो है, ठीक है। ये जगह के नाम है, आपको सब मैं मैप में दिखाऊंगा। लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस, ये सब है। ये सब आगे आने वाले आपके चित्रों में मैं आपको दिखा दूंगा। चलो अब जान लेते हैं रॉबेस्पियर के बारे में। ये रॉबेस्पियर है कौन भैया? ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ये रॉबेस्पियर का चित्र है। रॉबेस्पियर है कौन? रॉबेस्पियर क्या है, यहाँ पे फ्रांस में उसका जन्म हुआ, और ये शुरुआत से क्या था, वकील था। तो और जो इसके फादर थे वो भी वकील थे, तो ये वकील था। इसकी 2-3 विशेषताओं पे मैं चर्चा करूंगा, ज्यादा हमें नहीं जानना डिटेल में। वकील था, पर इसका जो रुझान था ना, काम करने का जो इंटरेस्ट था, वो किसके प्रति था, कि जो तीसरा जो आम लोगों का वर्ग है, देखो 3 वर्गों में बटे हुए हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, और जो आम आदमियों का, आम लोगों का जो वर्ग है, उसमें ये लोग बटे हुए हैं। तो पादरी, कुलीन और जो ये है आम लोगों का वर्ग है, उसमें लोग बटे हुए हैं। तो अब क्या हो रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इन लोगों के पास है ना संसाधन बहुत है। इन लोगों के पास संसाधन बहुत है, पर इनको कभी टैक्स नहीं देना पड़ता है, इनको कभी कर नहीं देना पड़ता है, कभी भी इनको टैक्स नहीं देना पड़ता है। इन लोगों को क्या है, हमेशा कर देना पड़ता है। पर इन लोगों की सबसे एक अच्छी बात है, पॉजिटिव जो इनकी ताकत है, वो क्या है, ये लोग क्या है, बहुसंख्यक है। ये लोग क्या है, बहुसंख्यक है, और ये लोग अल्पसंख्यक है। इनकी संख्या बहुत कम है, पर ये बहुसंख्यक है। इनको जन्म से ही क्या अधिकार मिले हुए, विशेषाधिकार इनको प्राप्त है, ठीक है। और इनको क्या है, जन्म से ऐसे ही अधिकार है कि भाई आपको क्या करना है, टैक्स भरना है, सारा जो खर्चा है वो आपको ही उठाना है। तो जो विलियम रॉबेस्पियर होते हैं, वो क्या है, इस वर्ग के लिए बहुत काम करना चाहते हैं। इनकी स्थितियों से बहुत प्रभावित होते हैं कि नहीं भाई, इनकी स्थिति खराब है, गलत है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि क्या हो,
मैं इनके लिए काम करूं। तो अब क्या होता है कि अमेरिका को आजाद कराने में फ्रांस की स्थिति हो जाती है ढीली, बिल्कुल सुस्त हो जाता है। सारा धन दौलत सब पैसा ऐसा खर्च कर दिया। अब पैसा खर्च कर दिया तो वहां पे जो राजा चल रहा है फ्रांस में, वो चल रहा है लुईस 16। राजा जो चल रहा है वो चल रहा है लुईस 16। अब ये जो लुईस 16 राजा है, ये क्या है, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। स्टेट जनरल क्या होता है, जो तीनों समुदाय हैं इन तीनों की मीटिंग बुलाई जाती है। अब उसमें क्या है, विलियम रॉबेस्पियर भी जाता है। विलियम रॉबेस्पियर की एक बात बहुत ध्यान से रखना, यह वकील होने से ज्यादा अच्छा है ना, वकील, नेता और इन सबसे बढ़िया जो इंसान इसमें एक बात थी, ये थी बहुत बढ़िया वक्ता था। मतलब बहुत अच्छा ओरेटर था, मतलब भाषण बहुत बढ़िया देता था। और जब कोई इंसान है ना भाषण बढ़िया देता है, बोलता बहुत बढ़िया है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार वो झूठ भी बोल देना, और उसने बोला भाई साहब क्या गजब बोला बंदे ने। तो क्या है, ये वक्ता बहुत बढ़िया था, ओरेटर इसकी ये बहुत बढ़िया खासियत थी। ओरेटर जब भी बोलता था ना तो सब लोग सुनते थे, राजा भी बैठा था, बोल बोल और बोल बेटा, मजा आ रहा, मुझे मजा आ रहा, और बोल। तो सुनते सब इसको बहुत ध्यान से थे। तो इसने ये बोला कि भाई अब हम लोग है ना टैक्स नहीं देंगे, जो तीसरा आम सभा का है वो लोग टैक्स नहीं देंगे, और हम उस स्टेट जनरल को छोड़ करके जा रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं, नेशनल असेंबली, राष्ट्रीय सभा का हम लोग घोषणा करते हैं। ये राष्ट्रीय सभा संविधान बनाएगी, काम करेगी, ये राष्ट्रीय सभा अलग हो जाती है। अब राष्ट्रीय सभा अलग हो गई, फिर एक क्या है आपको नाम आगे मिलेगा, जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब का, तो ये जो जैकोबिन क्लब है उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, विलियम रॉबेस्पियर है, ठीक है। और यहाँ पे राष्ट्रीय सभा में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रहा है वो रॉबेस्पियर निभा रहा है। अब ये सभी लोग क्या है, रॉबेस्पियर को क्या है, अपना आइडियल मानने लग जाते हैं, अपना आदर्श। हमारा हीरो कैसा हो, रॉबेस्पियर जैसा हो, भाई हमारा नेता कैसा हो, रॉबेस्पियर जैसा हो। रॉबेस्पियर को इन्होंने क्या आगे कर दिया, रॉबेस्पियर को अपना नेता, और रॉबेस्पियर ने पूरे ईमानदारी के साथ इनका प्रतिनिधित्व करा। और 1789 की जो क्रांति होती है, 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी जो क्रांति होती है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है, और ये काम पूरा आगे तक चलता रहता है। जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या है भाई, कौन रूल को संभाले, रूल को कौन संभालेगा, तो फिर क्या होता है, यही क्या है वहां पे कायम हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। अब इसने क्या है, धीरे धीरे क्या है, ये निरंकुश होता जाता है। तो इसने 2-3 कमिटी बनाई, समितियां बनाई। एक तो बनाई कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। उसने ये बोला कि ये जो 2-3 कमिटियां मैं बना रहा हूं, उन्हीं से पूछ करके मैं आपसे राय मशूरा करूंगा। देखो ये सब कुछ आपके एग्जाम में नहीं आएगा, रॉबेस्पियर के ऊपर वो इतना नहीं पूछेगा, ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति में है, परंतु आपको लिंक करने के लिए जरूरी है कि आप इनके बारे में जानो। कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी बनाता है और बोलता है मैं जो भी काम करूंगा इनसे पूछ करके करूंगा। पर क्या है, रॉबेस्पियर धीरे धीरे निरंकुश होता जाता है और किसी से पूछकर काम नहीं करता है। और एक यहाँ पे सजा का जिक्र होता है जिसे बोला जाता है गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखो एक इस प्रकार का होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लेड लगी हुई होती है, और यहाँ पे क्या है, जो इंसान जिसको सजा देनी होती है उसकी मुंडी लटकाई जाती है और धक देनी, एक साथ क्या होता है, उस पे यहाँ पे उसको लगाया जाता है और ऊपर से जो ब्लेड है वो नीचे गिरती है और उसका ब्लेड से सीधा क्या है, गर्दन कट जाती है, और फिर जनता को दिखाया जाता है देखो ये रही मुंडी, मतलब ये मर गया, धड़ से हमने इसकी मुंडी को क्या अलग कर दिया। तो बहुत बेरहमी से क्या मारा जाता था। उस समय कम से कम 3 लाख लोगों को पकड़ा गया और उसमें से कम शायद 75,000 या 25,000 लोगों को गिलोटिन से सजा दी गई। लुईस 16 के साथ भी ये हुआ, उसकी वाइफ के साथ भी ये हुआ, बहुत बुरी स्थिति इसकी हुई। पर समय के साथ क्या हुआ, ये निरंकुश होता गया। परंतु ध्यान रखिएगा, ये किनको सजा दे रहा है इन लोगों को नहीं, जो इनके साथ गलत कर रहे हैं उन्हीं को सजा दे रहा है। तो ये खिलाफ इनके नहीं था, तो इसलिए ये आम जनता में क्या था, बहुत लोकप्रिय था, इसको लोग बहुत चाह रहे थे। हमारा हीरो कैसा है, रॉबेस्पियर जैसा है। अब क्या, जब कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी की बात उठती है, वो कहती है कि नहीं भाई रॉबेस्पियर तो हमारे हाथों से जा रहा है, रॉबेस्पियर तो हमारे खिलाफ होता जा रहा है, तो उसको भी क्या है, जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद इसको भी गिलोटिन से सजा दी जाएगी। अब जब गिलोटिन पे जब मारने वाला है ना इसको वो भी बोल देता भाई मैं तो नहीं मारूंगा रॉबेस्पियर को। बोले क्यों, बोले हमारा तो हीरो है मतलब प्रेम होना चाहिए ना, तो ऐसा होना चाहिए। रॉबेस्पियर के प्रति बहुत प्रेम था। बोले नहीं, पर फाइनली इनको 1794 में जाकर के इनको मार दिया जाता है। फिर वहां पे जो रूल संभाल रही है वो एक डायरेक्टरी कमेटी है, वो रूल संभालती है, ठीक है। डायरेक्टरी कमेटी के लिए अभी हम नेपोलियन की चर्चा करेंगे, तब जानेंगे ये क्या है रॉबेस्पियर के बारे में। बहुत गजब का इंसान था, पर बात फिर वही आगे ना, जब आप निरंकुश हो जाओगे आपकी तख्ता पलट कर दी जाएगी। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के बारे में जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। देखो यहां पे जो पूरी लड़ाई है ना, पूरी लड़ाई किससे है, राजतंत्र से लेकर के किस तक के है, प्रजातंत्र तक है।
राजतंत्र से लेकर के किस तक है, प्रजातंत्र तक है। राजा का राज खत्म हो और प्रजा का राज आ जाए, राजा की व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, प्रजा की जनता की व्यवस्था है वो शुरुआत हो जाए। तो यहां पर राजतंत्र को खत्म करना, लुईस 16, ये देखो ये लुईस 16, मतलब शर्म आनी चाहिए। कपड़े भी कैसे पहन रखे हैं यार, ऐसा लग रहा है फालतू में एक्स्ट्रा कपड़ा इधर डाल दिया, जोकर से नहीं लग रहे। तो ऐसे राजा को पहले हटा देना चाहिए। हमारे वाले पहनते तो ऐसा लगता तो हो ऐसा कोई मॉडल ही आ रहा है, ठीक है, गजब है, आइडल मानने वाले लोग हैं हमारे। ये देखो इतने गजब से बालों में भी समझ में नहीं आ रहा क्या कराया इन्होंने, इतने बड़े बड़े कपड़े, फोटोशूट, ऐसा कोई फोटोशूट करवाता है, मजा नहीं आया, चलो हटाओ इसको। पर फिर भी क्या है, राजतंत्र को हटा करके क्या है, प्रजातंत्र लाने की बात है। तो यहां पर क्या है, जो प्रभु सत्ता है, जो पावर है, सत्ता, कौन सी पावर की बात हो रही है, राजनीतिक पावर की बात हो रही है। तो राजतंत्र से निकाल कर क्या है, फ्रांसीसी नागरिकों के हाथों में पावर आ जानी चाहिए। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियति तय करेंगे। अब क्या होगा, राष्ट्र का गठन होगा, एक सामूहिक संस्कृति की बात होगी, एक भाषा की बात होगी, नागरिकों में अपनेपन का भाव क्या हो पैदा किया जाएगा। तो राष्ट्र का गठन कौन करेंगे, अब लोग करेंगे। एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। तो सामूहिक भाव, और सामूहिक भाव इन्होंने शुरुआत से ही रखा है। पितृभूमि, ला पैट्री, मतलब पितृभूमि, फ्रांस क्या है, हमारा पिता है, हमारी भूमि है, ये हमारी भूमि है। देखो अब भाव अपनेपन का आ रहा है। इतने समय से पहले क्या है, राजा के प्रति भाव है, हमारा राजा। अब बोल रहे हमारी भूमि, जहां पे भूमि से हमारा लगाव होने लग जाए, जहां पे भूमि से हमारा अटैचमेंट होने लग जाता है, बस वहीं पे क्या है, क्रांति शुरू होती है। और यहां पे क्या है, सामूहिक अपनेपन की बात हो रही है। पितृभूमि और नागरिक, और हम सब क्या है, नागरिक हैं, हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा द ट्राइकलर चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। अब क्या है, एक झंडा, तिरंगा बनाया गया, जो क्या होगा, क्रांति का सिंबल बनेगा, क्रांति का प्रतीक बनेगा। और उसने क्या है, राजध्वज को हटा दिया। अब देखो, भारत के राष्ट्रवाद से आप तुलना करो। मैंने भारत में राष्ट्रवाद आपको इसीलिए पहले पढ़ाया था कि आप राष्ट्रवाद को समझ सको। क्रांति होती क्या है, क्रांति में क्या, किस प्रकार से जो घटनाक्रम है वो चलता है। आप देखो भारत में भी क्या होता है, सामूहिक अपनेपन की भावना की बात हो रही है। और सामूहिक अपनेपन कैसे, भारत माता, माता की बात आ रही है, तिरंगा बनाया जा रहा है, स्वराज का झंडा बनाया जा रहा है। और जो ब्रिटिश शासन का झंडा उसे हटाया जा रहा है। और जब जब वो तिरंगा निकल रहा है सड़कों पे, वो किस चीज का प्रतीक है, वो प्रतीक है ब्रिटिश शासन के खिलाफ का। खिलाफत है हम ब्रिटिश शासन के, ब्रिटिश शासन के हम खिलाफ जा रहे हैं, उस बात का प्रतीक है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, झंडा तिरंगा बनाया गया, अपनेपन का भाव पैदा करा जा रहा है और राजध्वज को हटा दिया जाता है। यह है भैया बास्तिल का किला। बास्तिल के किले को उड़ा दिया, तहस-नहस कर दी। फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ना आप 9th क्लास में। करा क्या कि लोगों में क्या अफवाह होती है, अफवाह फैल गई। बोले क्या था कि बोले हम लोगों को तो मारने की तैयारी चल रही है। तो उन्होंने क्या है, वो महल में घुसवा करके, किले में घुस करके, वो जो बंदूक बारूद है, अपने जो दोस्त कैदी थे उनको सबको छुड़ा लिया और बहुत बुरी स्थिति किले की कर दी। और जो उसके अवशेष है वो घरों पे ले जाकर रखते हैं बिल्कुल, हाँ भाई हमारे बच्चे क्या हो आने वाले में प्रेरित हो कि हम लोगों ने अत्याचार नहीं सहा। नई स्तुतियां रची गई, मतलब नई नई चीजें पे काम हुआ, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। अब देखो शपथें ली जा रही है, अपने जो शहीद जो हुए उनका राष्ट्रीय गुणगान करा जा रहा है, सब कुछ जो नाम हो रहा है वो राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। मतलब अब धीरे धीरे देखो जरूरत क्या है, सामूहिक की है, समुदाय की, जहां पे संगठन में शक्ति ऐसे ही विचार नहीं बनता। संगठन में शक्ति ऐसे ही विचार नहीं बना। संगठन में शक्ति का मतलब है हम सब एक हो जाए। हमारे मन में मतलब यहां पर मेरे साथ कोई इंसान खड़ा है वो मेरा ही है, मेरा भाई है, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, वो मेरा है, अपना है। ये जो जमीन है ये मेरी है, मेरी माता की है, मेरी भारत माता की जमीन है। ये जो भाव है ना, और वो भाव किसके लिए होना चाहिए, राष्ट्र के लिए होना चाहिए। राष्ट्र एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ा विचार है। राष्ट्र को हम दर्शा नहीं सकते, राष्ट्र को हम बता नहीं सकते, राष्ट्र को महसूस कर सकते हैं। राष्ट्र क्या है, एक संस्कृति है राष्ट्र। तो राष्ट्र के नाम पे सब कुछ होने लगा, तुम भी इसी राष्ट्र के, मैं भी इसी राष्ट्र का। और अब क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की बात हो रही है कि एक जगह से क्या हो, पूरे फ्रांस को कंट्रोल कर रखे, सबको क्या है बराबर की जो शक्तियां हैं वो विभाजित करी जाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। आयात मतलब आप बाहर से सामान मंगा रहे हो, आया तो इंपोर्ट, और निर्यात यहां से गया एक्सपोर्ट। तो ये जो काम है आयात निर्यात का जो शुल्क है उसे भी समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, जिससे कि क्या हो, जो व्यापारी है, क्योंकि व्यापारी आम वाले में आ रहे हैं, तीसरे वाले में आ रहे हैं, जिससे कि उनको कम नुकसान हो और फायदा ज्यादा हो।
भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू करी गई। तो नापने के लिए और भार तोलने के लिए, वेट के लिए भी क्या है, एक समान एक व्यवस्था क्या है, लागू पूरे देश में कर दी गई। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फ्रांस का क्या है, अधिकार का घोषणा पत्र है कि हम इस प्रकार के अधिकार देंगे। क्षेत्रीय बोलियों को अधोत्साहित किया गया, क्षेत्रीय बोलियों को क्या है, प्रोत्साहित किया गया कि ज्यादा ज्यादा जो क्षेत्रीय बोलियां है वो बोलो। फिर आ जाओ भारत में राष्ट्रवाद में, हम क्या कर रहे हैं, क्षेत्रीय बोलियों में जाकर के लोकगीत में, कथाओं में, कविताओं से हमारे महापुरुषों में सामूहिक अपनेपन का भाव भर रहे हैं, राष्ट्र का भाव भर रहे हैं। हम सब एक हैं, हमारी विविधताएं अलग अलग हैं, पर हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा, हमारी सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए होनी चाहिए। हम सबकी संस्कृतियों में राष्ट्र झलकता है, तो राष्ट्र के नाम पर क्या है, एक करने की बात हमारे देश में भी हुई है। फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में घटित होने को मदद देगा। तो जब हमारे देश में क्या हो गया, भैया मैंने कुछ बड़ा काम कर लिया तो मैं दूसरों को तो ज्ञान दूंगा ही। बिल्कुल ऑफकोर्स सी बात है, देख मैंने वैसे पढ़ाई करी, तू भी ऐसा कर, तू भी ये कर, तू भी कर सकता है। तो वही वाली बात है, जब फ्रांस ने खुद ने अपने राजा को हटा दिया तो उन्होंने बोला अब हम यूरोप के जो अन्य देश है, अन्य लोग हैं, उनको भी इस बात में मदद करेंगे। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। अब जैकोबिन क्लब की स्थापना हो चुकी है, ठीक है, रॉबेस्पियर के लिए। समझ रहे हो घटनाक्रम, रॉबेस्पियर क्या चल रहा है। तो जैकोबिन क्लब की हो चुकी है, पर अब यूरोप में भी धीरे धीरे जैकोबिन क्लब की सदस्यता बढ़ती जाती है, हर जगह जैकोबिन क्लब को स्थापित करा जाता है। और एक बात आपको और बता देता हूं, जैकोबिन क्लब को एक भारत में भी एक ऐसे लीडर होते हैं जो जैकोबिन क्लब को सपोर्ट करते हैं, और वो जैकोबिन क्लब को सपोर्ट करने वाले पर्सन कौन है, नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान नाम है, और उन्होंने क्या है, जैकोबिन क्लब को भारत में, क्योंकि फ्रेंच भारत में भी रहे उस समय, और उस समय टीपू सुल्तान क्या है, जैकोबिन क्लब से जुड़ा हुआ है। तो और ये आपको फिर से बास्तिल के किले के बारे में ही दिखाया गया है। अब आ जाते हैं नेपोलियन के बारे में। तो भैया नेपोलियन जो है, नेपोलियन क्या है, बहुत गजब का इंसान था, महत्वाकांक्षी इंसान था, बहुत मतलब उसके सपने हैं ना बहुत बड़े बड़े हैं। अब उसके सपनों की कहानी सुनो। वो फ्रांसीसी क्रांति पे अपना रोल निभा रहा है, हाइट 5 फुट 2 इंच है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ठीक है, पर उसके जो सपने हैं ना वो सच में बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब क्या है, जब उसकी शुरुआत होती है, देखो अभी फ्रांस में किसका रूल चल रहा है, डायरेक्टरी रूल चल रहा है। डायरेक्टरी रूल में क्या है, जो 5-7 लोग हैं, 5-7 लोगों की कमेटी है जो फ्रांस पे रूल करती है, वो अपने हिसाब से देश को चला रही है, और उनके बीच में तनातनी चलती रहती है। अब देखो नेपोलियन की जो सबसे नेपोलियन मिलिट्री कमांडर है, अब 1796 में क्या हुआ, इटली से हो गई लड़ाई भी है, इटली को छेड़ दिया, बोले इटली को हम कर देंगे तबाह। तो अब क्या हुआ, पहले से वहां पे फ्रांस की सेना खड़ी है पर कोई काम चल नहीं रहा है, तो नेपोलियन को भेजा गया, बोले नेपोलियन तू जा। अब नेपोलियन वहां पे गया। अब देखो मेरी बात सुनना, इटली पे क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रिया का भी वहां पर कब्जा है, ऑस्ट्रिया को हराना जरूरी है। ऑस्ट्रिया क्या है, ऑस्ट्रिया फ्रांस की बिल्कुल तनातनी है, आंख से आंख भी नहीं मिलाना चाहते, नफरत है, काट देंगे, सामने आगे तो काट देंगे। तो ऑस्ट्रिया की क्या है, बिल्कुल दुश्मनी है। नेपोलियन को इटली में भेजा गया, बोले जा नेपोलियन जा, लड़कर क्या, नेपोलियन गया वहां पर, उसकी सेना हंसने लग गई। अरे ओ छिट्टू को चल बेटा लड़ाई नहीं करता, जा। अरे भाई मुझे फ्रांस वालों ने भेजा है, मैं तुम्हारा जनरल हूं। अरे अरे काय का जनरल, जा बेटा जा, घर पे जा, ऐसे छोटा सा बच्चा लड़ेगा। पर भाई साहब नेपोलियन ने ऐसा स्पीच दिया, उनको यूनाइट कर लिया, पूरी मिलिट्री पूरी आर्मी को एक कर लिया, और उनको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताई जिससे क्या इटली को हरा करके वो वापस आ गए। जब इटली को हरा करके वापस आ गए, नेपोलियन फेमस हो गया भैया, देश में आते उसकी पूजा होने लगी, और नेपोलियन जिंदाबाद भाई, नेपोलियन जिंदाबाद, ये स्थिति होने लगी। तो क्या हुआ, अब डायरेक्टरी को खतरा लगा, बोले यार इसको तो जनता पूजने लग गई, जनता पूजने लगे। रॉबेस्पियर के साथ भी जनता पूज रही थी, इसको भी जनता पूज रही है। एक काम करो, इसको क्या है, ज्यादा से ज्यादा फ्रांस से दूर ही रखो। फ्रांस से जितना दूर रहेगा ना, क्या होगा, उतना ही हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो फ्रांस से इसको क्या है, दूर रखो। अब एक बार आप मानचित्र को देखिएगा, यहां पर क्या है, ये जो ब्रिटेन है, ये जो ब्रिटेन आपको दिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन, ये क्या है, इसकी सोच थी कि पूरे यूरोप में मैं क्या है राज करूं, पर ब्रिटेन को हराना इसका बहुत बड़ा सपना था। वो ब्रिटेन को हराना चाहता था, पर वो ब्रिटेन को हरा नहीं पाया, क्योंकि ब्रिटेन क्या है, एक डीपीएस देश है, जहां पे क्या है, इसको जरूरत किसकी है, अच्छी नेवी की जरूरत है, और नेवी ब्रिटेन से अच्छी किसी की भी नहीं थी। बहुत बेहतरीन नेवी थी उस जमाने में भी, एक नंबर नेवी थी, तो वो हरा नहीं पा रहा था। तो उसने क्या करा, उसने एक काम करा कि हम क्या करें, आपको यहाँ पे अफ्रीका देखने को मिलेगा। तो अफ्रीका में क्या है, यहाँ पे एक कंट्री है इजिप्ट।
इजिप्ट एक कंट्री है, तो इजिप्ट में क्या था उस समय, उपनिवेशवाद था, ब्रिटेन का राज चल रहा था। तो उसने सोचा कि हम क्या करें, इजिप्ट पे हमला कर देते हैं, इजिप्ट को हरा देते हैं, और इजिप्ट को हराने के बाद हम क्या करेंगे, भारत एंटर हो जाएंगे और ब्रिटिशर्स को हरा देंगे। भाई हार होनी चाहिए ब्रिटिशर्स की, चाहे कहीं पर भी हो। और भारत में हमें सपोर्ट कौन करेगा, टिप्पू सुल्तान बैठा है ना जैकोबिन क्लब का, ये भी जैकोबिन क्लब का, वो भी जैकोबिन क्लब का, सपोर्ट कर देगा। पूरी रणनीति इसने क्या है बना ली थी। और नेपोलियन ने शुरू क्या करा, फिर नेपोलियन ने फिर क्या शुरू कर दिया, इजिप्ट पे हमला कर दिया। तो जब इजिप्ट पे हमला उसने करा, इजिप्ट पे जब उसने हमला कर दिया, तो क्या हुआ, एक बार तो नेपोलियन ने जीत हासिल कर ली, पर फिर बाद में ब्रिटिशर्स को जब पता चला तो ब्रिटिशर्स ने इसको हरा दिया और इसको वापस भेज दिया। बहुत इसका नुकसान हुआ। परंतु जब इसे लगा कि भाई मैं मेरे देश में जाऊं वापस और जो डायरेक्ट रूल चल रहा है इसको खत्म कर दूं, हटा दूं, तो उसको हटा दिया और तख्ता पलट कर दिया। 1799 में जाकर के क्या है, खुद को एक तानाशाह डिक्टेटर घोषित कर लेता है कि भाई मैं तो क्या हूं, यहाँ का किंग ही मैं हूं, मैं ही टॉप पे हूं। फिर उसके बाद ये 1802 में क्या है, ऑस्ट्रिया को हरा देता है। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद तो ये क्या है, खुद को पूरा का पूरा राजा घोषित कर लेता है, बोल देता मैं ही क्या हूं, राजा हूं, मुझसे अलावा कोई भी महान नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा राजा हूं। ये राजा बन जाता है ऑस्ट्रिया को हराने के बाद। और ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा दुश्मन है, और ऑस्ट्रिया को हराते इसकी जो फ्रांस में इज्जत बढ़ती है ना, वो सच में गजब की बढ़ती है। और सब कहते हैं नेपोलियन बहुत गजब का आदमी है, यही फ्रांस को क्या है प्रगति कराएगा, यही फ्रांस को क्या है तरक्की कराएगा। तो ऑस्ट्रिया को हराने के बाद इसकी और भी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये यहां पर राजा घोषित हो जाता है। और 1804 में, याद रखिएगा, 1804 में एक ये नागरिक संहिता लाएगा, नागरिक संहिता लेकर के आएगा, जिसे ठीक है सिविल कोड भी कहते हैं या नेपोलियन कोड भी कहते हैं। तो नेपोलियन संहिता भी उसे कहा जाएगा। तो 1804 में नागरिक संहिता लाएगा, और इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल राजा की तरह। इसने क्या करा है, प्रजातंत्र को तो खत्म कर दिया, प्रजातंत्र तो ये नहीं चाहता, लोकतंत्र को तो ये नहीं चाहता, ये वापस से क्या लेकर के आ गया, राजतंत्र लेकर के आ गया। पर इसने सच में सुधार बहुत करे। नेशनल बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई, मुद्रा का जो शुरुआत है इसने करवाई। पूरे यूरोप में जहां पे इसका राज चल रहा है वहां पे इसने एक नाप की, एक तोल की व्यवस्था इसने कराई है। टैक्सेशन सिस्टम में इसने काफी बदलाव करे। विशेषाधिकार जो है उसको खत्म कर दिया कि पादरी कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार नहीं, सब समान होंगे। तो उसने जो व्यवस्था है वो काफी अच्छी करी। पर एक दो काम इसके ऐसे हैं जो कि गलत हो जाते हैं, जिसमें से एक तो होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप जो ये लगाता है कि भाई मुझसे पूछे बिना मेरे खिलाफ कोई भी नहीं जाएगा, वो काम है क्या है, खराब हो जाता है। और भी इसके 2-3 काम हम आगे देखेंगे, वो खराब हो जाते हैं, जिससे कि इसको फ्रांस में भी थोड़ा सा बेइज्जती झेलनी पड़ी है। अब क्या होता है, जब ये 1802 में ऑस्ट्रिया को हरा करके आ जाते हैं, इसके सपने बहुत आगे तक के होते हैं। फिर ये क्या है, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन मिलकर के इस पे हावी होते हैं। तो पर एक बार ये रशिया को भी हरा देता है, और रशिया को एक बार हराने के बाद फिर से 1812 में रशिया पहुंचता है और एंडिंग तक पहुंच जाता है। -डिग्री का जो सेल्सियस टेम्परेचर वहां तक वो जा रहा है। फिर भी इसके क्या है, जो सपने कमजोर नहीं हो रहे, पर फिर वो वहां से लौट करके आ जाता है। वहां पर रशिया में इसकी एक बार हार हो जाती है। तो यहाँ पर अब जो हार का कारण रहा है ना, हार का कारण ये नहीं रहा कि वो रशिया की स्थिति है, हार का कारण ये था कि फ्रांस के पास स्पेन है, यहाँ पर स्पेन है और यहाँ पे फ्रांस है। तो स्पेन में क्या हुआ था, स्पेन में जो राजतंत्र को हटाने में जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी वो नेपोलियन की थी। वहां के राजा को हटाया था। तो अब वहां के लोग खुश हुए कि नेपोलियन ने राजा को हटा दिया, पर इसने क्या करा, अपने रिश्तेदार को भी वहां राजा बना करके बिठा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो स्पेन के लोग हैं वो बहुत नेपोलियन पे दबाव बनाने लगे, नेपोलियन की आर्मी को वहां से निकाल दिया। जब नेपोलियन की आर्मी को वहां से निकाल दिया तो हुआ ये कि उसने क्या करा, सबको नेपोलियन ने बुला लिया, अपनी आर्मी को पूरे को सबको बुला लिया। जब स्पेन में ये घटना हुई तो जितने भी यूरोप के राष्ट्र ने देखा स्पेन भगा सकता है तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम सब मिल जाए। फिर वापस से जो तीनों जितनी बड़ी शक्तियां वो सारी मिली और नेपोलियन को 1813 में जो बैटल ऑफ लिपेस्की होगी उसमें हरा दिया जाता है। और उसको क्या कर दिया जाता है, एक द्वीपीय समूह की जेल पे भेज दिया जाता है। पर वो 10 महीने बाद वापस वहां पे लौट करके आता है। और जब तक ये वहां पे भेजा गया था, लुईस 16 के बेटे लुईस 17 को क्या है वापस राजगद्दी पे बिठा दिया जाता है। पर 10 महीने बाद आता है जब वापस इसके पीछे क्या है, पूरा जो मिलिट्री आर्मी है वो लग जाती है। पर फिर ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार जाता है और इसको क्या है अटलांटिक में भेज दिया जाता है। और वहां पर इसकी 51 साल की उम्र में 1821 में कैंसर से इसकी मृत्यु हो जाती है। कैंसर से इसकी मृत्यु हो जाती है। एक महत्वाकांक्षी इंसान, ऐसा इंसान जिसने पूरा सपना सजाया था कि मैं यूरोप में सभी पे राज करूंगा, वो कहीं ना कहीं तक सफल हो जाता है। अकेले दम पर इसने क्या है पूरे फ्रांस में क्या है एक गजब का परिवर्तन लेकर के आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वहां का मैंने आपको दिखा दिया मैप। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। बात मैंने आपको बता दी, वो प्रजातंत्र नहीं चाहता था, वो मानता था कि लोकतंत्र के
लोकतंत्र में ज्यादा लोगों को क्या है छूट देना गलत है, लोगों को आजादी देना गलत है, खतरा है। और नेपोलियन के लिए ये बात भी कही जाती है कि जिस माँ ने जन्म दिया ना, ये उसी माँ के लिए खतरनाक बन गया। मतलब क्या है कि भाई जिस फ्रांसीसी क्रांति ने इसको जन्म दिया, इसी फ्रांसीसी क्रांति ने नेपोलियन को महान बनाया, उसी फ्रांसीसी क्रांति से क्या था, हमने राजतंत्र को खत्म करा और उसने उसी फ्रांस में वापस राजतंत्र को लाकर के स्थापित कर दिया। तो नेपोलियन के लिए ऐसा कहा जाता है। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। प्रशासनिक क्षेत्र में उसने सच में बहुत अच्छे सुधार करे जो सच में मानने लायक है। वो क्या क्या सुधार है वो देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। यह सबसे महत्वपूर्ण काम था क्योंकि आम जनता को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान था। तो उसने क्या करा, जो विशेषाधिकार थे उसको खत्म कर दिया। उसको बोल दिया जितने भी विशेषाधिकार है सारे के सारे खत्म कर दो। और ये किसमें बोला, 1804 की जो नागरिक संहिता है उसमें ये बात बोली गई जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है। ये नेपोलियन है जिनका 51 साल की उम्र में क्या है, कैंसर से मौत हो जाती है। पर सच में महत्वाकांक्षी इंसान, एक सपने देखकर उन सपनों को पूरा करने का जो विचार होता है ना, हमें नेपोलियन से सीखना चाहिए। इसने हार जीवन में कभी नहीं मानी, मतलब बढ़ता गया इंसान आगे, रुका नहीं है, न थका है, पर फिर भी वो बढ़ता गया। बस किसकी गलती है कि प्रजातंत्र से राजतंत्र में वापस आ गया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तो उसने क्या बोला, कानून के समक्ष क्या हो, सबकी बराबरी हो। कानून के समक्ष क्या हो, सब बराबर हो, इक्वल हो। और जो सबको संपत्ति रखने का अधिकार है वो भी सुरक्षित रहेगा। ये डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। काफी जगह तक क्या है, उसका राज फैलता जा रहा है। तो उसने जहां जहां पे उसका राज है वहां पे सभी प्रशासनिक विभाजनों को उसने सरल बना दिया। सामंती व्यवस्था, जो फ्यूडलिज्म, सामंती व्यवस्था वाली व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को उसने, सामंती व्यवस्था में क्या है कि बड़ी बड़ी जमीनें रखना, उनका बड़ा क्या है, जो विशेष अधिकारों से उनको मिला कि भाई हमारे पास बड़ी जमीन, जमींदार जो सिस्टम हम जैसे मानते हैं, उस प्रकार की जो व्यवस्था उनको खत्म किया। और किसानों को भूदास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। तो भूदास्तों भाई अगर कोई जमीन के दास थे उनसे मुक्ति दिलाई, और जो शुल्क लगाए जा रहे हैं किसानों के ऊपर वो उन शुल्कों से मुक्ति दिलाई। मतलब गरीबों के लिए मसीहा बनकर के ये काम कर रहा है। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। तो शहरों में भी कारीगरों के लिए काम कर रहा है। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों और मजदूरों को भी उनकी स्थिति में क्या है, बहुत परिवर्तन कराया गया। किसानों की में, मजदूरों की में, सबके लिए अच्छा काम कर रहा है। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। तो अब क्या हुआ, जो व्यापार जो लोग कर रहे हैं उनको लगा भाई सारी जगह एक समान कानून होगा, एक व्यवस्था होगी, एक नापतोल होगा, एक मुद्रा होगी, तो उससे क्या होगा, आसानी होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। तो जो जितने भी लोग हैं सभी नेपोलियन के पक्ष में नहीं है, कुछ विपक्ष में भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं। कुछ लोग नेपोलियन से बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश थे, बोला अच्छा काम कर रहा है। कुछ लोग नेपोलियन के खिलाफ थे कि नहीं, इसकी जो कुछ व्यवस्था है वो गलत है। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रुसेल्स आपने पढ़ा है, बेल्जियम में मेंज, मिलान, वॉर्सो में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। तो जो फ्रांसीसी सेना है, फ्रांसीसी सेना मतलब जो नेपोलियन की जो सेना है, उनका बहुत स्वागत हो रहा है। उनको माना जा रहा है कि हमें क्या है, आजादी दिलाना, हमारा राष्ट्र राज्य बनाने में इन्होंने बहुत बड़ी मदद करी है। परंतु मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल जाता है और नेपोलियन के खिलाफ होने लग जाते हैं। नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। तो जैसी उन्होंने सोची थी ऐसी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, वैसी स्वतंत्रता नहीं मिल रही, क्योंकि वापस से राजतंत्र ही स्थापित होता जा रहा है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कई ज्यादा नजर आने लगे। देखो वापस से एक दो बातों को ध्यान रखना। एक तो सेंसरशिप का जो मुद्दा उठा है, सेंसरशिप का जो मुद्दा है, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा क्या करा है, इसने जबरन भर्तियां कराई है। तो जबरन भर्ती वाला मुद्दा हमारे देश में भी उठा था कि भाई हमारे देश में भी क्या करा है, जबरन भर्ती कराई जा रही है विश्व युद्ध प्रथम के लिए। तो ये दो तीन मुद्दे हमारे देश में भी उठे थे। तो जबरन भर्ती, सेंसरशिप भाई 1919 में रोलेट एक्ट में कोई भी है ना सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा तो हम उसे बंद कर देंगे। ये जो सारे काम करेंगे वो भारत में भी हुए। तो जबरन भर्ती से भी क्या है, काफी नुकसान हुआ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का। और अब आप क्या है, इस चित्र को देखिए, ये नेपोलियन ही है, इसको एक डाकिया के रूप में दिखाया है। और क्या करा है कि भाई इसके जो पीछे से जो लेटर्स गिरते जा रहे हैं, मतलब वो जगह क्या है, ये हारता जा रहा है। यहां नेपोलियन को 1813 में लाइप्स की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटते हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। तो लाइप्स की जो लड़ाई है वो हार जाता है और उसको दिखाया जा रहा है कि वो जो क्षेत्र है वो हारता गया है।
थैंक यू सो मच। तो आज हमारा जो लेक्चर है यूरोपियन राष्ट्रवाद का होता है वो हो गया है। आपको कैसा लगा बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार कमेंट कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा और आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।